अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। समुंदर की हौलनाक लहरों की आगोश से नमूदार होने वाले एक बच्चे की अनोखी दास्तान, जिसे कुदरत ने अजीब सिफात से नवाजा था। हुस्नो इश्क की हशर सामानियाँ, अनोखे वाक़यात और एडवेंचर से भरपूर कहानी समंदर का बेटा। उसकी आंखों में ऐसा कौन सा सवाल था जो वो उस नौजवान से करना चाहती थी, और वो कौन थी? बंतल बहर का तस्वर एक रवायती हैसियत रखता है, लेकिन लियू को अपनी आंखों और अपने जहन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उसे समुंदर की गहराइयों में देखा था, उसी शक्ल और उसी अंदाज में जिस अंदाज में उन्होंने ये तस्वीर तख्लीक कर दी थी। इसका मतलब है, क्या ये मुमकिन है कि कुछ अरसे के बाद ये नौजवान उस तस्वीर का वाली को भी पाले? हालांकि बहुत बात पुरानी थी, लेकिन पुरानी बात तो उस मोती की भी थी जिसे वो अपने तौर पर समुंदर से निकाल लाया था। काश कोई ऐसा जरिया हो सकता कि कोई ऐसा जरिया होता जिससे वो ये मालूम कर सकते कि शाबान को तस्वीर वाली मिली या नहीं। वो इन्हीं सोचों में डूबे हुए थे और ये एहसास उनके जहन में था कि मोती बहरतौर एक बेजान शय है, लेकिन एक जानदार की तलाश शायद समुंदर में मुमकिन ना हो। फिर उन्हें कदमों की चाप सुनाई दी और उन्होंने तनोया को देखा जो उनके सामने आ गई थी। मिस्टर लियू मुस्कुरा पड़े। अभी थोड़ी देर पहले तनोया के बारे में गुफ्तगू होती रही थी। उन्होंने कहा, इन दिनों मेरी खुशबख्ती अरूज पर है कि तुम सब लोग मुझसे बार बार मिलने आ जाते हो, वरना बाद औकात तो हफ्तों तुम्हारी सूरतें देखे गुजर जाते हैं। तनोया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से एक जगह बैठ गई। क्या बात है, तुम कुछ संजीदा सी हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है दादा जान, बस यूं ही इन दिनों तबीयत ज़रा बोझल है और इसकी वजह मैं जानता हूँ। आप? तनोया ने ताज्जुब से कहा। हाँ मैं। नहीं दादा जान, आप उसकी वजह नहीं जानते होंगे, और अगर मैं बता दूं तो फिर बताइए, उसने मासूमियत से कहा। और मिस्टर लियू मुस्कुराने लगे और फिर बोले, मैं जानता हूँ शाबान से तुम्हारा झगड़ा हो गया है। तनोया चौंक पड़ी और उसने गहरी निगाहों से उनको देखते हुए कहा, क्या शाबान से आपकी मुलाकात हुई है दादा जान? क्या उसने ये बात बताई है? ये सवाल बिल्कुल अलग हैसियत रखता है। पहले तुम मुझे इस बात का जवाब दो, क्या तुम उसका कोई झगड़ा हो गया है? उसे झगड़ा ना कहा जाए तो बेहतर है दादा जान। फिर यूँ समझ लीजिए मेरे उसके दरमियान अब नफरत का रिश्ता कायम हो गया है। अरे तुम नौजवानों में एक सबसे बड़ी खराबी ये है कि या तो मोहब्बत करते हो या फिर उसी शिद्दत से नफरत। लेकिन बेटे, मोहब्बत और नफरत में तमीज़ करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। शायद मेरे लिए नहीं, तनोया ने कहा। मैं इसे नहीं मानता, मगर इस झगड़े की बुनियाद क्या थी? कोई ख़ास बुनियाद नहीं थी दादा जान। बस यूँ समझ लीजिए वो मुझसे इनहराफ करता है। उसे मैं तीसरे दर्जे की लड़की नज़र आती हूँ। क्या उसने ये अल्फाज तुमसे कहे हैं? अल्फाज नहीं कहे, लेकिन अंदाज से यही ज़ाहिर किया है। ये तमाम बातें सोचने की नहीं होती बेटे, उन्होंने कहा। अच्छा ये बताओ, ये झगड़ा किस तरह हुआ? कुछ नहीं दादा जान, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ वो मैं आपको ज़रूर बताए देती हूँ। आप देखेंगे कि कुछ दिन बाद वो भीख मांग रहा होगा हमसे, मोहब्बत उल्फत की, अपनी ज़िंदगी की, और हम उसकी इस दरख्वास्त को ठुकरा देंगे। समझे आप दादा जान? वो हमारी कैद में होगा और हम। तनोया के चेहरे पर अजीब से तासरात फैल गए। वो चंद लम्हात उसे देखते रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मगर तुम ऐसा कर सकोगी डार्लिंग? क्या ये कोई आसान काम होगा? मेरा बाप हर मुश्किल को आसान बना देता है, वो पुरगुरूर लहजे में बोली। तो क्या इस सिलसिले में तुम्हारा बाप भी दिलचस्पी ले रहा है? जिस सिलसिले में मैं दिलचस्पी लेना चाहूँ उसमें कौन दिलचस्पी नहीं लेगा? आप बताइए, आप दिलचस्पी नहीं लेंगे दादा जान? क्यों नहीं?
तुम बताओ मुझे शाबान के खिलाफ क्या करना चाहिए। दादा जान, बस हम उसे गिरफ्तार कर लें, उसके बाद आप तमाशा देखिएगा। लेकिन बेटे, उसे गिरफ्तार करना भी तो आसान काम नहीं होगा, मिस्टर लियू ने कहा। इस काम को हमने आसान बना लिया है। किस तरह? मैं उसे शोगिन पॉइंट पर ले जाकर डैडी के हवाले कर दूंगी। उन्होंने तमाम इंतजामात कर लिए हैं, लियू फ्यूजी ने हैरान लहजे में कहा। हाँ दादा जान, आपको पता है कि वो हर वो काम कर सकते हैं जो दूसरों के लिए मुश्किल है। क्यों नहीं, आखिर वो मेरा बेटा है। खूब, बहुत खूब। जब तुम उसे गिरफ्तार कर लो बेटे, तो मुझे ज़रूर इत्तला दे देना उस बारे में। आपको सबसे पहले इत्तला दूंगी दादा जान, और फिर हम उससे अपना इंतकाम लेंगे। आप देखिए कैसा भरपूर इंतकाम लेते हैं हम उससे। मिस्टर लियू परेशान निगाहों से उसे देखने लगे, लेकिन उन्होंने ज़ुबान से कुछ ना कहा। थोड़ी देर के बाद वो बोली, अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना काम करने के लिए काफ़ी मेहनत करना होगी। मिस्टर लियू ने गर्दन हिला दी और उसके बाद तनोया वहाँ से बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मिस्टर लियू काफ़ी परेशान हो गए थे। वह बहुत देर तक उलझन का शिकार रहे और उसके बाद उन्होंने अपना दूसरा लिबास निकाला और उसे पहनकर कहीं जाने के लिए तैयार हो गए। बाहर निकलने के लिए उन्होंने वही छोटा रास्ता इख्तियार किया था। शाबान के लिए शायद ज़िंदगी में इतनी खुशी कभी नहीं आई थी जितनी वो इस वक्त महसूस कर रहा था। मिस्टर लियू से इस तरह उसे इस तस्वीर के मिल जाने की उम्मीद नहीं थी। हालांकि उन्होंने उससे वादा किया था, लेकिन शाबान बहुत झिझक रहा था। बमुश्किल उसने अपनी उस कैफियत का इजहार किया और उन्होंने नहायत फराख दिली से तस्वीर उसे पेश कर दी थी। तस्वीर के बारे में उसने उनसे जो कुछ कहा वो गलत नहीं था। बिलाशुबा वो तस्वीर उसे उस वक़्त इंतहाई पुरकशिश लगी। जब पहली बार उसने उसे देखा था तो उसने अपनी इस कैफियत का इजहार नहीं किया। आज जब उन्होंने इससे इस किस्म की गुफ्तगू की तो उसकी ज़ुबान खुल गई और नतीजे में अब वो तस्वीर उसके पास थी। तस्वीर पाकर वो इतना खुश हो रहा था जैसे उसे बहुत बड़ी दौलत मिल गई हो। पिछले कई दिन से तनोया से मुलाकात नहीं हुई थी। इससे एक दिन पहले उसने जो कुछ कहा था वो शाबान के लिए बड़ी दिलचस्पी का बाइस था और वो देर तक इसके बारे में सोचता रहा था। लेकिन जवाब में उसने तनोया से जो कुछ कहा वो उससे गैर मुतमिन भी नहीं था। वो उस उम्र में आ चुका था कि अब जवानी की लताफ़तों को समझने लगे, लेकिन खुद उसके अपने जहन में ऐसी कोई तहरीक पैदा नहीं हुई थी जिसके तहत वो किसी हसीनो जवाद वजूद का कर्ब चाहे। बहरहाल इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा खुशी थी। तस्वीर को वो हर शख्स से छुपाना चाहता था। फिर उसे मिस्टर शूनी के घर का ख्याल आया जहां एक कमरे में दर्दाना के साथ उसका क़याम था, और ना जाने क्यों उसने ये सोचा कि तस्वीर दर्दाना के इल्म में भी नहीं आनी चाहिए। ये गालबन उसके दिल का कोई चोर था जिसकी बिना पर वो उस तस्वीर को सब की निगाहों से महफूज रखना चाहता था। कोई ऐसी जगह हासिल हो जाए जहां वो इस तस्वीर को महफूज तरीके से पोशीदा कर दे और जब यहाँ से वापस हो तो तस्वीर उसके सामान में मुंतकिल हो जाए। ऐसी जगह कौन सी हो सकती थी? तब उसे वो चट्टान याद आई जिसके दरमियान एक अनोखा रखना था। ये चट्टान यहाँ से कुछ फासले पर समुंदर के किनारे थी और इस रखने को उसने इत्तफाकिया तौर पर ही दरियाफ़त कर लिया था। महफूज तरीन जगह थी। उसका दिल चाहा कि तस्वीर को इस जगह महफूज कर दे और उसके कदम खुद ब खुद उसी सिमत उठ गए। एक अजीब सा सहर उसके जहन पर तारी था। चट्टान के करीब पहुंचकर वो ऊपर चढ़ा और फिर उसने वो तस्वीर उस रखने में दाखिल कर दी। बिलाशुबा उसके लिए इससे ज़्यादा महफूज जगह और कोई नहीं हो सकती थी। वो तस्वीर को वहाँ महफूज करके उसी जगह खड़ा इधर उधर देखने लगा। तब ही उसकी निगाह तनोया पर पड़ी जो चहलकदमी करती हुई उसी सिमत आ रही थी। एक लम्हे के लिए शाबान का दिल चाहा वहाँ से चला जाए और तनोया को ये पता ना लगने दे कि वो यहाँ मौजूद था, लेकिन फिर उसका ख्याल बदल गया। उसके फरिश्तों को भी मालूम नहीं हो सकेगा कि वो यहाँ क्या कर रहा था।
उससे मिल लिया जाए, देखा तो जाए कि अब उसकी ज़हनी हालत क्या है। वो चट्टान की दूसरी सिमत से नीचे उतर गया और फिर टहलने के से अंदाज में आगे बढ़ने लगा। शायद तनोया ने उसे देख लिया था। उसके हलक से चीखती हुई सी आवाज़ निकली जिसमें वो शाबान को पुकार रही थी। शाबान रुक गया और वो तेज़ तेज़ कदमों से उसकी जानब चल पड़ी। इस तरह तेज़ चलने से उसका तनफ़ुस बढ़ गया था। चेहरे पर हल्की सी सुर्खी छा गई। वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। शाबान के होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। तनोया उसके बिल्कुल करीब आ गई। उसका सांस फूला हुआ था। उसने शाबान की तरफ उंगली उठाकर फूले हुए सांस के साथ कहा, तुम बहुत बेमुरव्वत इंसान हो। शाबान मुस्कुराती निगाहों से उसे देखता रहा। बिल्कुल गायब हो गए तुम। मैं तुमसे मिलने नहीं आई तो तुम भी मुझसे मिलने नहीं पहुंच सके थे। शाबान ने अब भी कोई जवाब नहीं दिया तो तनोया झल्लाए हुए लहजे में बोली, बोलते क्यों नहीं? क्या तुम्हारी जुबान भी बंद हो गई है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम अपनी शिकायतों का ख़जाना ख़त्म कर लो तो फिर मैं तुमसे कुछ कहूँ। मैं तुमसे कुछ भी नहीं सुनना चाहती, समझे? बस ये कहना चाहती हूँ कि तुम बहुत ही बेमुरव्वत इंसान हो। ठीक है, अगर तुम्हें ये अल्फाज अदा करके खुशी हासिल होती है तो मैं भला तुम्हारी इस खुशी को कैसे छीन सकता हूँ? ये बताओ, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? मैं तुमसे मिलने कहाँ आता था तनोया? समुंदर के किनारे ही हमारी मुलाकात हुआ करती थी और समुंदर के ये किनारे 2 दिन से खाली हैं। मैं तुमसे सख्त नाराज़ हूँ। अच्छे दोस्त अगर नाराज़ हो जाएं तो उन्हें मना लिया जाता है। मुझे बताओ, मैं तुम्हें किस तरह खुश करने की कोशिश करूं? इस दौरान तुमने मेरे बारे में ज़रूर सोचा होगा। तो नया ने कहा, क्या यही कि जो कुछ तुमने मुझसे कहा वो मुनासिब नहीं था? नहीं तनोया, ये अल्फाज मैं फिर तुमसे कहूँगा कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा था वही मुनासिब था। अगर तुम मुझसे झूठ सुनना चाहती हो तो मैं झूठ बोलने का आदी नहीं हूँ। गोया तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। एक अच्छे दोस्त की गुंजाइश हमेशा दिल में होती है, लेकिन बस एक अच्छे दोस्त की हैसियत से। तो नया गर्दन हिलाने लगी। फिर उसने रुख बदल लिया और बोली, आओ मेरे साथ। शाबान उसके साथ साथ चलने लगा। तनोया उसे बातों में लगाकर शोगन पॉइंट तक ले जाना चाहती थी। शाबान बेझिझक उसके साथ चलता रहा। कुछ दूर चलने के बाद तनोया ने कहा, तुम अपने वतन वापस कब जाओगे? ये फैसला मैं नहीं कर सकता, बल्कि मेरी आंटी इस बारे में सही फैसला कर सकेंगी। तुम ये बात जहन में रखना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। भूलूंगा तो मैं भी तुम्हें नहीं। तो नोया, तुम्हारे साथ हेटोया में बहुत खूबसूरत लम्हात गुजरे हैं। काश हम इन जज्बों से बेनियाज होकर सिर्फ दोस्ती के जज्बों के तहत एक दूसरे को याद रख सकते। मगर मेरे दिल में जो बात पैदा हो गई है, मैं उसका क्या करूं? अच्छे दोस्तों को एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। क्या तुम अपने वतन की किसी और लड़की से मोहब्बत करते हो? तो नोया ने सवाल किया। हरगिज़ नहीं। यानी तुम किसी से मोहब्बत नहीं करते? नहीं तनोया, मोहब्बत तो मैं तुमसे भी करता हूँ, एक अच्छे दोस्त की हैसियत से, आंटी से भी करता हूँ और भी चंद अफराद हैं। लेकिन जिस अंदाज में तुम मोहब्बत का तज़किरा कर रही हो उस अंदाज से नहीं। तअज्जुब है, इसके बावजूद तुम मुझे ठुकरा रहे हो। गुफ्तगू करते हुए वो लोग शोगन पॉइंट तक पहुंच गए थे। मतलूबा जगह आ गई और तनोया की निगाहों ने कुछ फासले पर एक बड़े स्टीमर को लंगर अंदाज देख लिया था। ये मिस्टर ट्यूडा ही का स्टीमर था और वो जानती थी इस स्टीमर का यहाँ लंगर अंदाज होना क्या मायने रखता है। शोगन पॉइंट पर पहुंचकर वो रुक गई और उसने कहा, क्या ये मुमकिन नहीं शाबान कि तुम अपने ख्यालात पर नजर सानी करो? मैं समझा नहीं। जो आरज़ू मैंने तुमसे की है तुम उसकी तकमील के लिए खुद को आमादा कर लो, कोई मुश्किल नहीं रहेगी। मुश्किल तो अब भी नहीं है मेरे लिए, मगर मेरी समझ में नहीं आता कि ज़बरदस्ती किसी की मोहब्बत अपने दिल में कैसे पैदा की जा सकती है। तुमने मेरी तौहीन की है शाबान, क्या तुम्हें इस बात का एहसास है? मैंने अपनी दानस्त में तुम्हारी कोई तौहीन नहीं की। तो नया, तुम इसे अगर इस अंदाज में महसूस करती हो तो मैं भला क्या कर सकता हूँ?
और तुम ये भी जानते हो कि मैं बहुत बड़े आदमी की बेटी हूँ। बाद औकात मोहब्बत और नफ़रत में बहुत मामूली सा फ़र्क रह जाता है। मोहब्बत अगर नफ़रत में तब्दील हो जाए तो शाबान मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं। मुझे इसके बारे में कोई तजर्बा नहीं है, शाबान ने जवाब दिया। तुम्हारी बेपरवाही तुम्हारे गुरूर का इजहार करती है और तुम्हें शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं कि मैं जितने बड़े बाप की बेटी हूँ उसके तहत मेरे सामने किसी का गुरूर नहीं चल सकता। मसलन मैं अगर चाहूँ तो तुम्हें दूसरे तरीके से भी आमादा कर सकती हूँ। शाबान हंस पड़ा, फिर बोला, ये मेरे लिए एक अनोखी बात होगी और मैं नहीं समझ सकता कि किसी को मोहब्बत करने के लिए कैसे मजबूर किया जा सकता है। तो फिर समझने की कोशिश करो, बल्कि इसका अमली अंदाज यूं देख लो। तनोया ने मिस्टर जियोटू को देख लिया था, जो अपने 3 आदमियों के साथ शाबान के मुख्तलिफ सिमतों में गहराव कर रहे थे। शाबान तअज्जुब से उसे देखने लगा और फिर उसने उन लोगों को भी देख लिया जो अजीब से अंदाज में उसकी जानब बढ़ रहे थे। उसके चेहरे पर हैरत के आसार फैल गए और उसने कहा, ये लोग क्या करना चाहते हैं तनोया? ये तुम्हें तुम्हारे गुरूर की सज़ा देंगे, उसने जवाब दिया और शाबान अजीब से अंदाज में उसका चेहरा देखने लगा। फिर उसने कहा, तुम बहुत अच्छी लड़की हो तनोया। मैंने तुम्हें साहले समुंदर पर पहली बार देखा और उसके बाद तुम्हें पानी में तैरते हुए देखा तो मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक जज्बा पैदा हो गया, एक अच्छे दोस्त का जज्बा। और उसके बाद भी मैंने तुम्हारे साथ जो वक़्त गुजारा उसमें मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत ही के जज्बात रहे। ये दूसरी बात है कि तुमने जिस अंदाज में सोचा मैं उस अंदाज में तुम्हारे बारे में नहीं सोच सका। ये जो कुछ हो रहा है और जिसका एहतमाम तुमने किया है इसका नतीजा मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात सुन लो, अगर इसका नतीजा तुम्हारे हक में भी बुरा निकले तो भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं पैदा होगी। तुम जब कभी मेरे वतन आओगी मैं एक अच्छे दोस्त की हैसियत से तुम्हारा इस्तकबाल करूंगा। और अब ज़रा मैं इन लोगों की मजाज पुरसी कर लूं, क्योंकि मुझसे कहा गया है कि किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश ना करूं, लेकिन अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो अपना दफा तुम्हारा फ़र्ज है। जियोटी ने उसके करीब पहुंचकर उसके बाजू पर हाथ डालते हुए कहा, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। शाबान ने मिस्टर जियोटू के हाथ से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वो हल्का सा पलटा था और जियोटू को ये अंदाज़ा नहीं हो सका कि उसके पाँव की ठोकर उसके घुटने पर कैसे पड़ी। गालबन वो इसकी तवक्का भी नहीं रखते थे, लेकिन ये ज़रब काफ़ी ज़ोरदार थी। जियोटू के हलक से ना सिर्फ ये एक आवाज़ निकली बल्कि शाबान का बाजू भी उनके हाथ से छूट गया था और उसी वक्त वो तीनों आदमी शाबान पर टूट पड़े। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में छलांगे लगाई वो गैर मुनासिब था, चुनाचा सारे के सारे जियोटू से जा टकराए। शाबान झुकाई देकर उनके दरमियान से निकल गया, लेकिन जियोटू को गालबन उन मामलात के माहिर थे। उन्होंने अपने ऊपर आ जाने वालों को पीछे धकेला और फिर एक लंबी छलांग शाबान पर लगा दी। गालबन जियोटू कराटे के भी माहिर थे। शाबान के सामने पहुंचते ही उन्होंने ज़मीन पर हाथ टिकाए और इस बार शाबान उनकी जिद में आ गया। उनके पैरों की ठोकर शाबान के सीने पर पड़ी और वो नीचे गिर पड़ा। साथ ही वो तीनों जो अपनी पहली गलती पर नादम थे शाबान पर टूट पड़े और इस बार शाबान को उन्होंने जकड़ ही लिया। शाबान उनकी गिरफ्त में हाथ पांव मार रहा था और उसे उनकी गिरफ्त से निकलने में काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी। बिलाशुबा वो 3 थे और वो तन्हा, जबकि जियोटू भी पूरी कुव्वत के साथ उसकी जानब बढ़ रहा था और इस बार वो शाबान के साथ कोई बुरा सलूक करने वाले थे। चौंका उनकी चाल में हल्की सी लंगड़ाहट पाई जाती थी जो उनके गुस्से का बाइस बन गई थी। इत्तफाक की बात कि जियोटू की मदाखलत शाबान के लिए कार आमद रही। जियोटू ने उन तीनों को हटाया और शाबान के गिर्द अपनी गिरफ्त कायम करने की कोशिश की, लेकिन शाबान छलावे की तरह उनकी गिरफ्त से निकल गया और उसके बाद उसने पानी की जानब रुख किया था। वो चीखो, पकड़ो पकड़ो इसे, पानी में ना जाने दो, लेकिन शाबान को पानी में जाने से कौन रोक सकता था। वो तेज़ी से दौड़ने लगा, पानी में दाखिल हो गया। अलबत्ता उनके साथियों ने उसका
पीछा नहीं छोड़ा था, वो भी शायद तैरने के माहिर थे। शाबान आगे बढ़ रहा था और वो तीनों उसका ताक़ुब कर रहे थे। वो भी उसमें शामिल हो गए। ना जाने क्यों तनोया को एक खौफ का एहसास होने लगा। एक तसव्वुर उसके जहन में पैदा हो गया था, कहीं ऐसा ना हो कि शाबान उनके काबू ना आए। इस तरह तो बड़ी मुश्किल पेश आ जाएगी, क्योंकि शाबान पर वो अपनी ज़हनी कैफियत का भी इजहार कर चुकी थी। इससे तो बेहतर ये था कि वो शाबान को इस बारे में कुछ भी ना बताती और खामोशी से उन लोगों को अपना काम करने देती, अपने आप को ला ताल्लुक ही ज़ाहिर करती। लेकिन ये हमाकत हो गई थी और इस हमाकत के नताइज भी बड़े संगीन निकल सकते थे। उसने खौफज़दा निगाहों से समुंदर की जानब देखा। पानी में वो लोग गुथम गुथा हो गए थे, लेकिन जियोटू ये बात नहीं जानते थे कि साहले समुंदर पर एक ऐसा आम इंसान जो बहरतौर अपनी चालाकी और फुर्ती से उनकी गिरफ्त से दूर निकल गया था, लेकिन किसी भी कीमत पर वो उनसे बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन पानी में आने के बाद कैफियत तब्दील हो गई थी। शाबान ने उन लोगों पर ऐसे ज़बरदस्त हाथ जमाए कि अब उनके हुलिये बिगड़ गए थे। उनमें से एक की नाक और मुंह से खून निकल रहा था, दूसरे की आंख पर शदीद ज़रब लगी थी। शाबान का हर हाथ इतना ताकतवर होता था कि उनमें से किसी को दोबारा उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। यहाँ तक कि जियोटू ने अपनी पूरी महारत के साथ शाबान पर हमला किया। दरअसल उस सिलसिले में ट्यूडा की हदायत थी कि उसे जख्मी तक ना होने दिया जाए, लेकिन अब जबकि जियोटू को अपने भी कई हाथ पड़ चुके थे और उनके आदमी शदीद जख्मी नजर आ रहे थे, जियोटू के लिए अपने आप को संभालना मुश्किल हो गया। पानी के अंदर भी वो अपनी जंगजूयाना सलाहियतों को इस्तेमाल कर सकते थे। चुनाचा उन्होंने शाबान पर अपनी पूरी कुव्वत से हमला किया। ये दूसरी बात है कि शाबान ने उन्हें किसी हल्के से खिलौने की मानद उठाकर पानी में दे मारा था और वो इस तरह पानी में गिरे थे कि उन्हें खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। शाबान ने बफर कर दूसरे आदमी को पकड़ा और उसकी गर्दन दबाने लगा। तीसरे आदमी ने उस पर अकब से ज़रब लगाने की कोशिश की तो वो सामने वाले आदमी का काम ज़रूर बन गया, यानी वो शाबान की गिरफ्त से निकल गया। लेकिन जिस शख्स ने ज़रब लगाई थी वो शाबान की गिरफ्त में आ गया और शाबान ने उसे भी उठाकर पानी में दे मारा। पानी में वो बेइंतहा ताकतवर नज़र आने लगा था। जियोटू चीखने चिल्लाने लगा। वो जापानी ज़ुबान में हदायत दे रहा था और शायद इस अफसोस का शिकार था कि काश उनके सिर्फ ये 3 अफराद ही ना होते। शाबान ने उनका अच्छा खासा हुलिया बिगाड़ दिया था, लेकिन शायद वो उन्हें कत्ल नहीं करना चाहता था, वरना ये काम उसके लिए मुश्किल ना होता। चुनाचा कुछ और आगे जाने के बाद उसने समुंदर में गोता लगाया और उसके बाद नीचे ही नीचे तैरता हुआ बहुत दूर निकल गया। स्टीमर पर गालबन ट्यूडा खुद भी मौजूद थे और वहीं से उस तमाम कार्रवाई की निगरानी कर रहे थे। चुनाचा जब उन्होंने ये देखा कि सूरत हाल कुछ ख़राब हो गई है तो स्टीमर पर मौजूद अपने दूसरे चंद अफराद को, जो गालबन समुंदर में मोती तलाश करने वाले गोताखोर थे, पानी में उतार दिया और उसके बाद 8-10 अफराद का ये ग्रुप पानी में तलाश करने लगा। लेकिन ट्यूडा खुद भी जानते थे कि पानी का ये जानवर पानी में हाथ आना इंतहाई मुश्किल है। उनके तमाम साथी उसकी तलाश में सरगर्दा थे। जियोटू, जिनकी अपनी हालत बुरी थी, लेकिन वो अपनी बात निभाने के लिए खुद भी उसे तलाश कर रहे थे। बहुत देर तक पानी के नीचे नीचे तैरते हुए शाबान को तलाश करते रहे और उसके बाद उन्हें इस बात का पूरा एहसास हो गया कि अब उसका मिलना मुमकिन नहीं है। शाबान पानी में न जाने कितनी दूर निकल गया था। थोड़ी देर के बाद वह तमाम लोग सीता समुंदर पर सर उभारते एक दूसरे से पूछते कि वो हाथ आया या नहीं और नाकामी के बाद दोबारा पानी में गोता लगा देते। मिस्टर जियोटू का हुलिया भी बिगड़ा हुआ था और खुद तनोया भी शशदर खड़ी हुई थी। शाबान का कहीं पता नहीं था। वो लोग सोच भी नहीं सकते थे कि यहाँ से इतने तवील फासले पर, जहाँ उसकी चट्टान के पास पहली बार शाबान और तनोया की मुलाकात हुई थी, शाबान समुंदर से निकल आया है। बाहर निकलने के बाद उसने अपना लिबास उतारा और उसे निचोड़ने के बाद दोबारा पहन लिया।
वो लोग वहीं उसे तलाश कर रहे थे और उन्होंने अभी उस तरफ का रुख भी नहीं किया था। अगर करना भी चाहते तो यहाँ तक पहुँचने में उन्हें बहुत देर लग सकती थी। बहरत और शाबान खामोशी से वहाँ से खिसक लिया और उन लोगों की निगाहों में आए बगैर अपने ठिकाने की जानब यानी शोनीगांव के मकान की तरफ चल पड़ा। मिस्टर शोनीगांव सोच भी नहीं सकते थे कि लियू फौजी जैसी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत अचानक ही उनके घर का रुख कर लेगी। मुलाजम ने मिस्टर लियू की आमद की इत्तला दी तो वह हैरत से उछल पड़े। कौन मिस्टर लियू फौजी? क्या मिस्टर ट्यूडा के वालिद? उन्होंने अपने मुलाजम से सवाल किया। जी वही हैं, मैं उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया है और वो आपके मुंतज़िर हैं। शोनीगांव जिस हालत में थे उसी में दौड़ते हुए ड्राइंग रूम में पहुंच गए। दरवाज़ा खोलकर उन्होंने अंदर देखा और इस बात की तसल्ली कर ली कि आने वाले वो ही हैं। तब उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि इतने मुअज़्ज़ज़ शख्सियत कभी मेरे घर का रुख करेगी। मिस्टर लियू ने मिस्टर शोनीगांव का पुरजोश खैर मकदम किया और बोले, तुम्हारी ये सोच गैर मुनासिब थी। शोनीगांव, दरअसल मैं दुनिया से किनारा कश हो गया हूँ और इसीलिए मिलने जुलने वालों की तादाद में कमी हो गई है। बाकी रहा जहाँ तक तुम्हारा मसला कि तुम खुद हटोया की एक मुअज़्ज़ज़ शख्सियत हो और मैं समझता हूँ बहुत से लोग तुमसे मिलकर खुशी महसूस करते होंगे। आपके आने से जो मसरत मैं महसूस कर रहा हूँ उसे अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मिस्टर शोनीगांव ने कहा, शुक्रिया। वैसे मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं इस वक्त सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आया बल्कि एक अहम मकसद मुझे यहाँ तक ले आया है और मैं चाहता हूँ शोनीगांव कि इस मौजू पर तुमसे फ़ौरन ही बात कर लूँ। वक्त हमेशा कीमती होता है और उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा ही अहम मसला है? मिस्टर शोनीगांव ने मुतजस्सिस निगाहों से लियू फौजी को देखते हुए कहा, हाँ यकीनन ये मसला तुम्हारे लिए भी अहम है और मेरे लिए भी उतना ही अहम। मिस्टर लियू फौजी ने कहा और शोनीगांव सवालिया अंदाज से उन्हें देखते रहे। तब मिस्टर लियू बोले, मैं दरअसल तुम्हारी तवज्जो तुम्हारे उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की जानब कराना चाहता हूँ जो तुम्हारी बेटी याइको के साथ यहाँ आए हैं, यानी वो लड़की दर्दाना और उसका भतीजा शाबान। मशवरे के तौर पर यह बात मैं आपसे कह रहा हूँ कि अपने उन मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुफिया तरीके से जिस कदर जल्द हो सके यहाँ से निकाल दो। दरअसल ट्यूडा बाअसर है। मैं नहीं चाहता कि इतने प्यारे नौजवान को कोई तकलीफ पहुँचे और तुम्हें मुझसे शिकायत हो। ये बस एक इंसानी फ़र्ज़ था जिसे पूरा करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ गया। शोनीगांव के चेहरे पर शदीद परेशानी के आसार नज़र आने लगे। फिर उसने कहा, इसका मतलब है कि मिस्टर ट्यूडा कोई कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं। वो फैसला कर चुका है। तुम सिर्फ इरादे की बात कर रहे हो शोनीगांव, और ये कार्रवाई कब तक होगी? अफसोस इस बारे में मैं सही बात नहीं जानता, लेकिन कोई भी लम्हा वो हो सकता है जब ट्यूडा अपना काम कर गुजरे। आपकी राय है कि मैं इन लोगों को खामोशी से यहाँ से निकाल दूँ? हाँ, यही मुनासिब होगा। बाकी ये बात मैंने तुम्हारे कानों में डाल दी है। ट्यूडा से कोई झगड़ा मूल लेना तुम्हारे लिए भी बेहतर नहीं होगा और मैं भी एक अच्छे साथी की हैसियत से ये नहीं चाहूँगा कि तुमको कोई नुकसान पहुँचे। हम फसाद की जड़ ही क्यों ना काट दें। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन एक थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। उसके लिए क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं? क्या मुश्किल है? पुलिस अफीसर मिस्टर टीन याओ उस नौजवान के बारे में मुतजस्सिस है और ये जानना चाहता है कि उसकी कारकर्दगी क्या रही है। अगर बाद में उसने मुझसे ये सवालात किए कि मैंने उसकी मकासद से आगाह होने के बावजूद अपने मेहमानों को जाने की इजाज़त क्यों दी, तो मैं इस सिलसिले में क्या जवाब दे सकूँगा? ओह, अगर टीन होया का कोई मामला है तो उसकी फिक्र मत करो। तुम जानते हो उसकी परवरिश में मेरा बड़ा हाथ रहा है। हाँ, ये बात मैं जानता हूँ। बस तो उसे जहन से निकाल दो। वो तुम्हारे साथ कोई सख्ती नहीं कर सकता। आपका बेहद शुक्रिया। मैं आपकी इस हदायत पर फौरी तौर से अमल करूँगा। वो दोनों अपनी जगह से उठ गए। मिस्टर लियू बोले, मुझे चलना चाहिए। यूँ समझ लो मैं छुप कर आया हूँ और छुप कर ही वापस जाना चाहता हूँ ताकि किसी को इस बात का इल्म ना हो सके। मैं समझ रहा हूँ, शोनीगांव ने कहा और उसके बाद वो मिस्टर लियू फौजी को काफ़ी दूर तक छोड़ने के लिए आए। मिस्टर लियू ने गर्दन खम करके उसे सलाम किया और उसके बाद
खामोशी से आगे बढ़ गए, लेकिन मिस्टर शोनी गांव के चेहरे पर शदीद तशवीश के आसार नमूदार हो गए थे। वो सुस्त कदमों से वापस अपनी रिहाइश गाह में आए और एक जगह बैठकर ये सोचने लगे कि उन्हें क्या करना चाहिए। लेकिन जो कुछ उन्होंने उसे बताया था वो भी बेहद सनसीखेज था। ऐसी सूरत में तो बहुत ही मुश्किल पेश आ जाएगी। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें बदतरीन मुश्किलात का सामना करना पड़े। और इस सिलसिले में उन्होंने सबसे पहले अपनी बेटी याइको से मशवरे करने का फैसला कर लिया। याइको उनके तलब करने पर उनके कमरे में पहुंच गई और उसने मुस्कुराते हुए कहा, आप खैरियत से तो हैं डैडी? उसने सवाल किया। शोनी गांव ने गहरी सांस लेकर गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ मैं तो बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन कुछ मुश्किलात हम सब के लिए पैदा हो गई हैं। और उन्होंने मिस्टर लियू से मुलाकात के बारे में तमाम तफसील से आगाह किया। ये तो बहुत मुश्किल मरहला है। हम बदनसीब हैं कि अपने मेहमानों से वापसी के लिए कहेंगे, ताहम मैं समझती हूँ कि ये सब बेहद ज़रूरी है। आप ये बताइए कि अगर हम उन्हें यहाँ से रवाना भी करें तो किस तरह? हाँ, इस सिलसिले में मैं अभी कोई बाकायदा फैसला तो नहीं कर सका, लेकिन मेरी राय है कि उन लोगों को बजरिया गाड़ी नाव सिटी पहुँचा दिया जाए और नाव सिटी से ये बाआसानी बजरिया ट्रेन टोक्यो रवाना हो सकते हैं। सफ़र का ये तरीका महफूज और बेहतर रहेगा। हाइको के चेहरे पर सनसी के आसार फैल गए थे। उसने कहा, मैं इस सिलसिले में आपसे मुकम्मल ताआवन करूंगी। मैं जाती हूँ और दर्दाना से इस मौजू पर बात किए लेती हूँ। चुनाचा याइको दर्दाना के कमरे में पहुंच गई। यहाँ अभी अभी शाबान अंदर दाखिल हुआ था और उसके लिबास से ये अंदाज़ा होता था कि वह पानी में लिबास समेत उतर गया है। उसके इस हुलिये को तशवीश की निगाहों से देखा गया। खुद दर्दाना भी इस सिलसिले में अभी उससे कोई सवाल नहीं कर पाई थी। मैडम याइको ने मुस्कुराते हुए कहा, हेलो माय डियर शाबान, कहिए ये आपने रातों को भी समुंदर में तैरना शुरू कर दिया और लिबास के साथ? शाबान के चेहरे पर एक शोक मुस्कुराहट फैल गई। उसने कहा, हाँ मैडम, मैं देखना चाहता हूँ कि पानी में कपड़ों के साथ तैरने में क्या लुत्फ़ आता है। बस यही तजर्बा कर रहा था। मेरा ख्याल इससे मुख्तलिफ है। आप ये तजर्बा करने पानी में नहीं गए थे, बल्कि आपके कपड़ों समेत पानी में जाने की वजह कुछ और ही थी। शाबान ने दर्दाना और याइको को अपने अगवा के बारे में सारी बात बता दी। ओह मेरे खुदा! दर्दाना ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। मैडम याइको भी संजीदा हो गई। उन्होंने दर्दाना से कहा, अभी थोड़ी देर पहले मैं डैडी के पास थी। उन्होंने मुझे अपने कमरे में तलब करके कुछ तफसीलात बताईं। और माय डियर दर्दाना, मैं उन तफसीलात को तुम्हें बता देना पसंद करती हूँ। मेरी समझ में नहीं आता कि जापान में दाखिल होते ही शाबान को अगवा करने की कोशिशों का आगाज़ क्यों हो गया और उसकी वजह क्या है। हम ये नहीं कह सकते कि वो लोग जो हमें टोक्यो में मिले थे मिस्टर ट्यूडा के आदमी थे, क्योंकि ये इत्तफाक है कि मैं तुम लोगों को हिटोया ले आई। लेकिन मेरा ख्याल है शाबान से ज़ाती तौर पर बहुत से लोग दिलचस्पी लेने लगे हैं, जिनमें मिस्टर ट्यूडा भी शामिल हैं। मेरा ख्याल है तुम मेरी बात से उलझ रही होगी, इसलिए मैं तुम्हें तफसील बताए देती हूँ। और ये तफसील मुझे मिस्टर शोनी गांव ने बताई। दर्दाना खामोशी से मैडम याइको देखने लगी और याइको ने शोनी गांव की सुनाई हुई तमाम तफसील दर्दाना और शाबान के सामने रख दी। उसने उनका दिया हुआ मशवरा भी उन्हें बताया और दर्दाना फौरन बोली, याइको तुम्हारी बेहद मेहरबानी होगी अगर तुम फौरी तौर पर यहाँ से हमारी वापसी का बंदोबस्त कर दो। देखो ना, मैं खौफजदा हूँ और ना शाबान। जैसा कि तुम जानती हो शाबान सरकश है और उस पर काबू पाना बिलाशुबा एक मुश्किल काम है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये किसी जुर्म में मुलव्वस होकर कानून का शिकार हो जाए। और उसके लिए बेहतरीन तरीका यही है कि जैसा मिस्टर शोनी गांव ने कहा, तुम हमारी रवानगी का बंदोबस्त कर दो। याइको ने अफसुर्दा निगाहों से उन दोनों को देखते हुए कहा, हर चंद के मैं ये चाहती नहीं थी और मेरी ख्वाहिश थी कि अभी हटोया में तुम लोग तवील अरसा मेरे साथ क़याम करो, लेकिन मजबूरी इस बात के लिए आमादा कर रही है कि हम उसी पर अमल करें। शाबान दर्दाना से थोड़ी देर के लिए इजाज़त लेकर तस्वीर लेने चला गया। मैडम याइको ने आंसू भरी आंखों से उन्हें खुदा हाफिज कहा और थोड़ी देर के बाद वो गाड़ी को नाव सिटी की जानब चल पड़ी। रात का सफ़र
बहुत पुरसकून था और रास्ते में कोई ऐसा ख़ास वाक़या पेश नहीं आया जो काबिल ज़िक्र होता। सफ़र तकरीबन 2.25 घंटे का था। चुनाचा जिस वक्त ये लोग नाव सिटी पहुंचे तो 1:20 हो चुके थे। क्या हमें इसी वक्त टोक्यो रवाना होना होगा आंटी? शाबान ने किसी ख्याल के तहत पूछा। हाँ, तुम्हारी अपनी क्या राय है? लेकिन मैंने आपसे पूछा था, क्या तुम थकन महसूस कर रहे हो? दर्दाना ने तशवीश से शाबान को देखते हुए कहा। ओह आंटी, भला इसमें थकन की क्या बात, मैंने तो ऐसे ही एक सवाल कर लिया था। कोनाओ सिटी का स्टेशन बहुत छोटा लेकिन निहायत खूबसूरत बना हुआ था। दर्दाना ने जापान के मुख्तसर तरीन इलाके को देखा था, लेकिन जो कुछ उसने देखा उसे अच्छी तरह महसूस किया था। उसने जापान की मसाली तरक्की का राज पा लिया था। अपनी ज़मीन, अपने देश से प्यारी कौमों को अरूज बख्शना है। जापानी अपने घर से नहीं, अपने ज़मीन से प्यार करते हैं और ज़मीन के चप्पे चप्पे को हसीन बनाने की जिम्मेदारी हर शख्स महसूस करता है। वेटिंग रूम में आकर दर्दाना ने सुकून का सांस लिया। कुछ देर आराम करती रही। डिजिटल बोर्ड पर स्टेशन प्रोग्राम कोड हो रहे थे। टोक्यो के लिए ट्रेन 2:10 पर आने वाली थी। दर्दाना ने ज़रूरी इंतजामात कर लिए और ठीक 2:10 पर यहाँ पहुँच गई। रात की तारीकी में सफ़र का आगाज़ हुआ। टोक्यो पहुँचने के बाद उन्होंने इंपीरियल सिटी ही का इंतखाब किया था। शाबान ने कहा, हमारा जापान का सफ़र बेहद पुरलतफ रहा आंटी। दर्दाना मोहब्बत भरी नज़रों से शाबान को देखने लगी। फिर उसने आंखें बंद करके गर्दन हिलाते हुए कहा, सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी फ़िक्र ना करें, लेकिन ये जहन में रखें कि अब मुझे कोई नुकसान पहुंचाना आसान नहीं है। खैर ये बताओ, जापान से दिल भर गया? हाँ, वापस चला जा सकता है, तब मैं मिस्टर फौजी याओ से बात करती हूँ। दर्दाना ने कहा। पहली ही कोशिश में मिस्टर याओ से राब्ता कायम हो गया। ओह मैडम दर्दाना, कहाँ से बोल रही हैं? होटल इंपीरियल सिटी से आज ही वापसी हुई है। मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। रूम नंबर क्या है आपका? फौजी याओ ने पूछा और दर्दाना ने अपना कमरा नंबर बता दिया। मिस्टर याओ ने उनके पास आने में देर नहीं की। वो बहुत पुरखलूस अंदाज में मिले। कहिए मिस्टर शाबान को बेह कहा का साहली कंबोहले का साहली कस्बा आपको कैसा लगा? बेहद खूबसूरत। आपको मिस दर्दाना कोई ख़ास मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं, कोई ख़ास नहीं, सब ठीक रहा। मिस्टर शहराजी का कोई पैगाम तो मसूल नहीं हुआ? दर्दाना ने पूछा। हाँ, 2 बार असद शहराजी का फ़ोन आ चुका है, याओ ने जवाब दिया। ओह, क्या कह रहे थे? कोई ख़ास बात तो नहीं? नहीं, बस आप लोगों की खैरियत मालूम कर रहे थे और उन्होंने ये भी कहा था कि आपसे मुलाकात हो तो ये पूछ लिया जाए कि जापान की सैर से अगर दिल भर गया हो तो अब वापसी का फैसला कर लें। तो बस यूँ समझ लें कि अब हम यहाँ से वापस जाना चाहते हैं मिस्टर याओ, दर्दाना ने कहा। जब आप चाहें, ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा, मिस्टर फौजी याओ ने जवाब दिया। दर्दाना कुछ देर उनसे गुफ्तगू करती रही और उसके बाद मिस्टर फौजी याओ वापस चले गए। जाते हुए उन्होंने कहा था कि वो बहुत जल्द उन लोगों से राब्ता कायम करेंगे। मिस्टर याओ ने उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक इंतजामात कर दिए और उसकी इत्तला दर्दाना को दे दी। चुनाचा दूसरे दिन रात को 8:30 बजे उनकी फ़्लाइट अपने वतन के लिए थी और उसके लिए तमाम इंतजामात करके मिस्टर याओ ने उन्हें उनके कागजात वगैरह दे दिए थे। वक्त मुकर्रर पर याओ उन्हें लेने आ गया और उन्हें उनके वतन के लिए रवाना किया। तैयारे का सफ़र नहायत पुरसकून था और कोई ऐसी अहम बात ना हुई जो काबिल ज़िक्र होती। बस रास्ते में ये लोग जापान के खूबसूरत माहौल के बारे में गुफ्तगू करते जा रहे थे। शाबान के दिल में मिस्टर लियू का एक ख़ास मकाम था, क्योंकि मिस्टर लियू फौजी से वो अपनी एक पसंदीदा चीज़ लेकर आया था। वतन जाते हुए उसके जहन में न जाने क्या क्या तसव्वुरात उमड़ते रहे थे, यहाँ तक कि वो अपने शहर के एयरपोर्ट पर पहुँच गए। वहाँ असद शहराजी उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद था। दर्दाना ने हैरत व मसर्रत से उन्हें देखा। शाबान भी मुस्कुराकर उनके करीब पहुँच गया। असद शहराजी ने पुरजोश अंदाज में उनका इस्तकबाल किया। दर्दाना हैरत से बोली, सर आप
आपको मैं समझ गई। मिस्टर फौजी याओ ने हमें रवाना करने के बाद आपको यकीनन इस बारे में इत्तला दे दी होगी। हाँ, यही बात है। वैसे मैं तुम दोनों को बहुत खुशो खुरम देख रहा हूँ और इससे मुझे बेहद खुशी महसूस हुई है। वो असद शराजी की कार में वापस चल दिए। असद शराजी उसी मकान की जानब आए थे जहां दर्दाना रहती थी। थोड़ी देर के बाद वो मकान में दाखिल हो गए। रास्ता खामोशी से तय हुआ। फिर असद शराजी ने एक कमरे में बैठकर उनसे कहा, तुम लोगों को कोई ख़ास थकन तो नहीं हुई होगी, लेकिन इसके बावजूद मेरा अखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें आराम करने का मौका दूं। लेकिन क्या करूं, अपनी फितरत को मैं तुमसे तुम्हारे जापान के सफ़र के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। ये मालूमात इसलिए भी और ज़रूरी हो गई है कि मिस्टर फौजी याओ ने मुझे कुछ तशवीश कुन इत्तलात दी थी और उनके ज़रिए मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि कुछ लोग वहाँ पर भी शाबान को नुकसान पहुँचाने की फ़िक्र में सरगर्दा हैं। दर्दाना ने कहा, हाँ ये सच है और आप यकीन करें कि इस सच ने मुझे जिन मुश्किलात से गुजारा है उनको याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको तफसीली रिपोर्ट देना ज़रूरी है और इस सिलसिले में शाबान की मौजूदगी को मैं बुरा नहीं समझती। ज़रूर मिस्टर असद शराजी ने कहा। दर्दाना ने असद शराजी को तमाम तफसीलात बता दी और असद शराजी उन हालात पर गौर करने लगे। फिर उन्होंने कहा, बहुत ज़्यादा तशवीशनाक बात नहीं है। शाबान की एक हसीयत है, यानी समुंदर में तैरने की आला सलाहियत। वो लोग ज़रा पुर इसरार हैं जिन्होंने टोक्यो में और फिर हटोया में शाबान को अगवा करने की कोशिश की। हो सकता है उन 3 अफराद की हलाकत के बाद ये सिलसिला ख़त्म हो जाए। जहाँ तक मिस्टर ट्यूडा का मामला है तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी शाबान को समुंदर में तैरते देख लिया होगा और चूँकि वो मोतियों की सनत से ताल्लुक़ रखते हैं इसलिए उन्होंने ये ज़्यादा पुरकशिश लगा होगा। तुम वहाँ से चले आईं, अच्छा हुआ। आपकी क्या मसरूफियात हैं सर? दर्दाना ने पूछा और असद शराजी मुस्कुरा दिया। ज़िंदगी एक दिलचस्प रुख इख्तियार कर गई है दर्दाना, और उसकी वजह शाबान ही है। कभी मैं ये सोचता था कि दर्दाना के इस महम जो याना ज़िंदगी से कभी ना कभी उकताहट ज़रूर महसूस करूँगा और उसके बाद क्या करूँगा, बकिया ज़िंदगी कैसे बसर करूँगा, ये सोच कर बाद औकात परेशान हो जाता था। लेकिन मेरी ये मुश्किल हल हो गई है। कैसे सर? दर्दाना ने पूछा। इस रिसर्च सेंटर को कायम करके खूब एक आत्माद कायम हुआ है, एक तसव्वुर ने जन्म लिया है और उसके लिए जो पजीराई हुई है उसने दिल बढ़ा दिया है। बड़ी मालूमात हासिल हुई हैं, दुनिया भर से राब्ता कायम हुआ और अचानक ही एक महम जो बहुत बड़ी हसीयत इख्तियार कर गया है। मेरी तरफ से मुबारकबाद सर, शुक्रिया। कल तुम लोग मेरे रिसर्च सेंटर पर आओ, देखो किस बरक रफ्तारी से काम हो रहा है और उससे ज़्यादा बरक रफ्तारी से इसकी पजीराई हो रही है। शिराजी ने कहा, मैं ज़रूर हाज़िर हो जाऊंगी सर। दर्दाना ने कहा। उसे खुद भी दिलचस्पी पैदा हो गई थी। चुनाचा दूसरे दिन सुबह ही सुबह वो रिसर्च सेंटर रवाना हो गई। उसका ख्याल था कि असद शराजी अभी वहाँ ना आया होगा, लेकिन उसका इस्तकबाल असद शराजी ने ही किया था। हेलो दर्दाना। शाबान। हेलो अंकल, शाबान ने कहा। दर्दाना इस खूबसूरत इमारत को हैरत से देख रही थी। उसने कहा, जापान में हमारा क़याम इतना तवील तो ना था सर। क्या हुआ? आपने इस इमारत की तकमील के लिए शायद किसी जादुई चिराग का सहारा हासिल किया है। इतने मुख्तसर वक़्त में इसकी तकमील हैरान कुन है। हाँ, जादू का ये चिराग मेरा अज़म था दर्दाना। मैं यहाँ दिन रात काम करता हूँ और बहुत से लोग मेरी मुआवन हैं। काफ़ी स्टाफ बढ़ा लिया है मैंने। अभी तुम्हें उन सब से मिलाऊंगा। दरअसल एक मकसद हासिल हो गया है और वो मकसद जानदार है। आओ एक निगाह जायज़ा लो यहाँ का। शहराजी ने दावत दी और फिर वो दर्दानों को पूरी इमारत की सैर कराने लगा। कमाल कर दिखाया था शहराजी ने। पूरी दुनिया के समुंदरों को उसने इस इमारत में कैद कर दिया था। वसी और अरीज पानी की दीवारें पर समुंदर पेंट कराए गए थे और नदी की गहराइयों तक के मंजर दिलकश और कुदरती रंगों में पेश किए गए थे। उनके महल्ले वकू को ख़ास तौर से रवायात के साथ नुमायां किया गया था जो वहाँ से मनसूब थी। मुसव्वरों ने अपने फ़न का कमाल कर दिखाया था। दर्दाना शशदर रह गई। कमाल किया है आपने, अफसोस मैं इस काम में आपकी शरीके कार ना रही, दर्दाना ने कहा।
कैसी बात कर रही हो दर्दाना। इस प्रोजेक्ट के 2 पार्ट्स हैं, एक हिस्सा मैंने संभाल रखा है तो दूसरा तुमने। तुम्हें इस तहरीक की वजह मालूम है, यानी शाबान। वो जी हाँ, दर्दाना ने कहा, असल हिस्सा तो तुमने संभाला हुआ है दर्दाना। शुक्रिया जनाब, दर्दाना ने कहा। आओ तुम्हें कुछ तफसीलात बताऊं, असद शेराज़ी ने कहा, और फिर वह उन्हें अपने दफ्तर में ले गया। वसीओ अरीज दफ्तर में पहुंचकर उसने उन्हें बैठने की पेशकश की, फिर बोला, अमीर इर्तफ़ा हाशमी मस्दी नसाद है, तेल का सौदागर है और समुंदर का आशिक। उसने एक नहायत जदीद और कीमती जहाज़ बनवाया है और उस पर दुनिया भर के समुंदरों को खंगालना चाहता है। उसने बाकायदा राब्ता कायम कर रखा है मुझसे। वो चाहता है कि मैं भी उसकी इस समुंदरी महम में उसकी मुआवनत करूं और उसके साथ शामिल हो जाऊं। वो हमारी इस लेबार्टरी को $10 मिलियन की अमदाद देने के लिए तैयार है। दूसरी दिलचस्प शख्सियत कैप्टन एडगर मुआर्लस की है। ये एक तजर्बेकार जहाज़ रहा है जिसका कहना है कि उसने समुद्र के वो वीरान खित्ते भी देखे हैं जहां इंसानी पहुंच मुमकिन नहीं है। वो हमें अपनी खिदमात पेश करना चाहता है। यूं तो बहुत से लोगों ने मुझसे राब्ता किया है, मगर ये 2 शख्स मेरे लिए बहुत दिलचस्प हैं और मैं उन्हें नज़रअंदाज नहीं कर सकता। वाकई बेहतरीन प्रोग्रेसिव है सर, दर्दाना ने मोतरफ लहजे में कहा। तुम समझ रही होगी, अमीर इर्तफ़ा हाशमी, कैप्टन मुआर्लस और हमारी समुद्री तहकीकात के लिए एक आज़ाद जहाज़ जिसे दुनिया भर के समुद्रों में जाने की इजाज़त होगी। और क्या चाहिए? यकीनन सर, मगर यहाँ का काम बेहतरीन अमला संभालेगा जिसमें से कुछ मेरे पास मौजूद है, बाकी स्टाफ रखना है। कुछ ऐसे लोग मिल गए हैं जो मेरे मकसद के लिए बेहतरीन है। हमारी तो ज़िंदगी ही बदल गई सर। हाँ दर्दाना, वाकई ये कभी नहीं सोचा था कि ज़िंदगी में कभी कोई इतना बड़ा काम करेंगे, और ये सब कुछ शैबान की वजह से हुआ। 100% तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? मैं अमीर हाशमी से राब्ता कायम करके उसको मुलाकात की दावत देता हूँ। इस दौरान हम नया अमला भी मुलाजम रख लेते हैं। इसके बाद कैप्टन मुआर्लस को भी बुला लिया जाएगा और फिर एक तूफ़ान समुंदरी सफ़र, नई तहकीक। शाबान हमारे साथ होगा, लेकिन उसकी शख्सियत को निहायत मेहनत से छुपाना होगा। उसे राज ही रखा जाएगा और ये राज सिर्फ हमारे दरमियान होगा। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब है कि ज़बरदस्त जद्दोजहद का आगाज़। यकीनन शाबान, क्या तुम हमारी बातें सुन रहे हो? शेराज़ी ने उसे मुखातब करके कहा, और शाबान मुस्कुरा दिया। क्यों नहीं अंकल, क्या तुम इस प्रोग्राम से मुत्तफिक हो? ना सिर्फ मुत्तफिक हूँ, बल्कि ये मेरी दिली आरजू है, शाबान ने कहा। दर्दाना और शेराज़ी मुस्कुराने लगे। स्पेन के डोंग एंटायर सिटी स्क्वायर के बैंक्वेट हॉल में इस वक्त दुनिया की सारी दौलत जमा थी। ये दौलत उन दौलतमंदों की शक्ल में थी जो दुनिया के 8 मुल्कों के इतने बड़े आदमी थे कि उनकी दौलत का तसव्वुर नामुमकिन था। उन मुल्कों से आने वालों का ये इज्तिमा बड़ी अहम हैसियत का हामिल था। स्पेनिश शहरियत रखने वाले मिस्टर लेचाक ने उन्हें यहाँ जमा किया था। इस हाल में अमूमन इस किस्म की मीटिंगें हुआ करती थी, लेकिन अहम तरीन और बैनुल-अक़वामी कारोबारी अमूर के सिलसिले में वैसे उसका ताल्लुक कतई गैर सरकारी नौइयत का था, और ये सिर्फ सरमायादारों के जमा होने की जगह थी, और यहाँ दुनिया भर की मईशियत के सिलसिले में अहम फैसले किए जाते थे। मुल्कों की हुकूमतें अपनी मईशतें चलाने के लिए लातादाद मनसूबा बंदियाँ करती थीं, लेकिन इन लोगों का अमल दखल उन हुकूमतों से भी कहीं ज़्यादा था। दुनिया भर की मार्केट में ये अगर चाहते तो इंतशार बर्पा कर सकते थे। लेचाक ने अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को मसरूर निगाहों से देखा, जिनकी मेज़बानी का शरफ उन्हें हासिल था। बैंक्वेट हॉल की रौनक दीदा ज़ेब थी। देखने वाली निगाहें इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। हाँ, इस वक्त इस इज्तिमा की नौइयत ज़रा मुख्तलिफ थी, और आने वाले खुफिया तौर पर और ऐन वक्त पर यहाँ पहुँचे थे। सरकारी तौर पर उनकी आमद की तवक्का नहीं की जाती थी, वरना उनके लिए खसूसी इंतज़ामात किए जाते। लेकिन ये इंतज़ामात भी उन इंतज़ामात से बेहतर ना होते जो लेचाक ने अपने मेहमानों के लिए किए थे।
एयरपोर्ट से जिन रास्तों से गुजरकर मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को एंटायर सिटी एस्क्वायर पहुंचा था, वहां रास्ते में जगह जगह खुफिया तौर पर ऐसे मसला गार्ड मौजूद थे जो उड़ने वाली चिड़ियों पर भी निगाह रखते थे, और अगर इस रास्ते में कहीं किसी जगह कोई ऐसी कफियत देखने में आती तो जो कुछ होता वो शायद स्पेन की हुकूमत के लिए भी बाइसे हैरत होता। जिस अंदाज में इस दावत का एहतमाम किया गया था वो बहुत मोहतात थी, और ये मुश्किल ही था कि बैरूनी लोगों के यहाँ जमा होने का इल्म हो, और ये सब कुछ उनके लिए मुश्किल नहीं था। बैंक्वेट हॉल में दाखिल होने वाला आखिरी आदमी अमरीकी नसाज यहूदी था जिसका नाम गायन श्यूरियन था। दौलत कहाँ कहाँ तकसीम हो जाती है और किस किस तरह किन किन लोगों के हाथों में पहुँच जाती है, इसके बारे में तो बड़े लतीफ़े हैं, लेकिन गायन श्यूरन को देखकर ये सारे लतीफ़े एक जगह जमा हो जाते हैं। वैसे उसकी शख्सियत का अंदाज़ा हाल में बैठे हुए उन तमाम लोगों के पुरएहतराम रवैये से हो जाता था जो उसे देखकर अदब से खड़े हो गए थे। मिस्टर लेचाक ने आगे बढ़कर गायन श्यूरिन का इस्तकबाल किया और मुस्कुराते हुए कहा, हम एयरपोर्ट से बराबर राब्ता रखे हुए थे और सिर्फ आपकी आमद का इंतज़ार किया जा रहा था। गायन श्यूरिन ने मुस्कुराते हुए गर्दन खम की। तब लेचाक ने कहा, आज की इस नशस्त के लिए मैं सदारत की तजवीज़ मिस्टर गायन श्यूरिन के लिए पेश करता हूँ। और तमाम लोगों ने तालियां बजाकर इस ऐलान का खैर मकदम किया और इस तरह कुर्सी सदारत की जानब बढ़ गया जैसे जानता हो कि उसके बगैर ये कुर्सी नामुकम्मल है। अफराद ने भी अपनी अपनी नशस्तें संभाल ली और फिर हाल में एक पुरसकूत खामोशी तारी हो गई। हर शख्स कुछ न कुछ सोचने में मसरूफ था। गायन श्यूरिन ने अपना कीमती सिगार निकाला और दांतों में दबाकर उसका गोशा तोड़ा और पलटकर होंठों में लगाया और फौरन ही लेचाक के आगे बढ़कर उनका ये सिगार जला दिया। गायन श्यूरिन ने अपनी दुबली पतली मुहीन सी आवाज़ में कहा, आज की इस नशस्त के लिए मुझे जो मुख्तसर इत्तलात मिली हैं वो मेरे लिए बाइसे हैरत थी। मैंने लेचाक से फरमाइश की कि इस मौजू पर एक बाकायदा मीटिंग हो जाए और उसके लिए तमाम लोगों को तकलीफ दी जाए। मुझे खुशी है कि आज हम अपने इस अहम मकसद के सिलसिले में जमा हुए हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श है और उसके जिस्त के तहत हमने एक अजीम काम का बेड़ा उठाया है। मिस्टर गायन श्यूरिन के खामोश होने के बाद लेचाक ने कहा, ओशियन ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं वो तमाम बातें आप लोगों को बताना चाहता हूँ जिसके तहत ये मीटिंग हमारे लिए ज़रूरी हो गई थी। हम किसी भी ऐसे ज़रिए को नहीं अपना सकते जिसके बारे में हमें ज़रा बराबर शुबा हो कि हमारे मामलात किसी दूसरे के कानों तक पहुँच सकते हैं। चुनाचा बेहालत मजबूरी मैंने इन वाक़यात को सिर्फ अशारती शक्ल में आप लोगों तक पहुँचाया। ओशियन ट्रेडर्स हमारी ज़िंदगी का अहम तरीन मकसद है और उसके लिए हमें कहीं और किसी जगह कोई मुश्किल, रुकावट या ख़तरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपने ओशियन ट्रेडर्स के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से अपने फ़र्ज से इंसाफ किया है और हम उसके लिए आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, एक आदमी ने सर्द लहजे में कहा। मिस्टर लेचाक ने गर्दन झुकाकर शुक्रिया अदा किया और बोले, चुनाचा अब मैं इब्तदा से ये सारी तफसीलात लोगों को बता रहा हूँ। ओशियन ट्रेजर के नाम से हमने जो खुफिया इदारा 6 मुल्कों के इश्तराक से कायम किया और उसका मकसद अजीम तर है। समुद्री दौलत हमारे लिए अपने आगोश वाह किए हुए है और हमें दावत देती है कि हम उसमें से जो चाहें हासिल कर लें। खिला की तस्वीर का तमाम काम दुनिया भर की हुकूमतों ने संभाल लिया है। सियारे और खिला के दूसरे वो तमाम राज जो इस कायनात में बिखरे हुए हैं अब बड़े बड़े ममालिक की दस्तरस में हैं। हम लोग भी उस दुनिया के बाशिंदे हैं और हमारे लिए भी बहुत सी ऐसी अहम ज़रूरतें खुली पड़ी हैं जो इस दुनिया ही के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। हमारे सामने समंदर मौजूद है, एक खिला की मानद। जिस तरह उस खिला की बीकरा वसअतें अहम तरीन राजों से भरी पड़ी हैं, इसी तरह समुद्री दुनिया भी न जाने कौन कौन से राजों का मरकज़ है। मैं इस बात पर खुश हूँ कि सरकारी पैमानों पर समुंदर में जो कुछ किया जा रहा है वो महदूद है और इस तरह हमारे लिए गुंजाइश पैदा होती है कि हम पानी की गहराइयों में झांक सकें। और ये बात यकीनी है
कि समुंदर के नीचे जो कुछ मौजूद है बैरूनी दुनिया पर उसका 1% भी मौजूद नहीं। अलबत्ता समुंदर की गहराइयों में मौजूद खजानों को तलाश करने के लिए हमारे पास वसाइल कम हैं, और हमारी इस वक्त जो तमाम कोशिशें जारी हैं वो यही है कि अपने उन वसाइल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं और समुंदर की दुनिया की तलाश करें। हमने इस सिलसिले में जो काम किए हैं उनकी तफसील में जाना बेकार है। मैंने ये तमाम बातें इसलिए दोहराई हैं कि हमारे नज़रियात का सही मायनों में एक बार फिर अंदाज़ा हो सके, और इस सिलसिले में अगर हमारे किसी मुअज़्ज़ज़ दोस्त के जहन में कोई ख़ास बात आए तो वो हमें इसकी इत्तला दे। ओशियन ट्रेजर नामी इदारा जो इस वक्त दुनिया के 8 ममालिक पर मुश्तमिल है अपना काम कर रहा है, और हमने इस सिलसिले में जो अजीम फ़ंड मखसूस किया है उसके तहत हम अपनी उन कार्रवाइयों में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। चुनाचा इस सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक में काम हो रहा है। हमने अपना फैलाव जिस अंदाज में बढ़ाया है उसमें हम दुनिया के तमाम ममालिक में अपने नुमाइंदे पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं, और हमारे ये नुमाइंदे दुनिया भर के समुंदरों से हासिल होने वाली मालूमात का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर रहे हैं। दुनिया के जिन ममालिक में ओशियन रिसर्च सेंटर मौजूद है वहाँ हमारे आदमी भी मौजूद हैं, और वहाँ की अहम तरीन मालूमात हमारे लिए फ़राहम करते हैं। मैं अब असल मौजू की जानब आना चाहता हूँ। एक पसमानदा से मुल्क में एक छोटा सा इदारा कायम हुआ है, और ये इदारा वो तमाम तसव्वुरात अपने जहन में रखता है जो हमारे अजीम तर मनसूबा बंदी करने वालों ने पेश किए हैं। मसलन उनका कहना है कि वो ज़ैर समंदर ऐसी चीज़ें दरियाफ़त करेंगे जो इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल हों। समुंदर के नीचे बहुत सी ऐसी जड़ी बूटियाँ मिल सकती हैं जो दुनिया के लातदाद अमराज के काम आ सकती हैं, और अभी तक जदीद तरीन तभी साइंस उनके बारे में मालूमात हासिल नहीं कर सकी। हमारी समुद्री प्रोग्राम का एक हिस्सा ये भी है, और हम ये बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे कि कोई और इस सिलसिले में काम शुरू करे। मैं ये तमाम चीज़ें आपके सामने पेश करके आपके मशवरों का तालब हूँ। कुछ और तफसीलात उसके बारे में अर्ज़ कर दूँ, उसके बाद ये मेरी गुफ्तगू ख़त्म हो जाएगी। इस छोटे से इदारे को उन लोगों ने कोई अहम नाम नहीं दिया है, एक तरीका कार कायम किया है और उसके तहत अमल किया जा रहा है, लेकिन उनके पास कुछ ऐसे ज़राए ज़रूर मौजूद हैं जिन पर वो काम करके वो अपने उस मकसद में कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। अगर वो इस अहमियत के हामिल ना होते तो हमारी तवज्जो उनकी जानिब ना होती। मसलन उस इदारे का बानी एक शख्स असद शेराजी है जो एक महमजो और सरमायादार है, लेकिन मामूली सा सरमायादार। उसने दुनिया भर के लोगों को उस जानिब मतवज्जा किया है, और हम देख रहे हैं कि उस इदारे की मकबूलियत बढ़ती जा रही है। कई ममालिक ने उस इदारे से ताउन का वादा किया था और वो अपनी कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। सवाल ये पैदा होता है कि ये अहम नज़रिया जो सिर्फ हमारे दिमागों में पैदा हुआ था हमारे हाथ से मुंतकिल कैसे हुआ। हम ये नहीं कहते कि इंसान वो सब कुछ सोचने में नाकाम रह सकता है जो हमने सोचा, लेकिन जिस अंदाज में उन लोगों ने काम शुरू किया है वो हमारे लिए बाइसे तशवीश है। हो सकता है वो लोग इस सिलसिले में कुछ कामयाबियां हासिल कर लें, और अगर ये कामयाबियां उन्हें हासिल हो गईं तो फिर इस बात का ख़तरा सामने आ जाता है कि दुनिया के बहुत से ममालिक अपने अजीम सरमाए के साथ समुंदर की जानिब मतवज्जा हो जाएंगे, और इस तरह हमें खरबों डॉलर का खसारा होगा जो हमने इसी मकसद के लिए वक़्फ़ किए हैं और खर्च कर चुके हैं। हम इस खसारे की परवाह नहीं करते, लेकिन कम अज़ कम हमारे इस मकसद में कोई मुदाखलत ना हो ये हमारा फ़र्ज़ अव्वलीन है, और हम इस सिलसिले में तमाम तर कोशिशें कर लेना चाहते हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना ही था कि मैंने इस सिलसिले में कुछ थोड़ी सी कार्रवाई भी की हैं। वो थोड़ी देर का फिर बोला जब हमें इस बात का इल्म हुआ कि वो इदारा कायम हो रहा है और एक ऐसा शख्स उनके पास मौजूद है जो ज़ैर समंदर बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकता है। वो एक आला तरीन तैराक है और पानी के नीचे उसकी अजीबोगरीब सलाहियतें मंजर आम पर आई हैं। जब हमें उनकी इत्तला मिली तो हमने कोशिश की कि उस नौजवान को अपने काबू में कर लिया जाए और हमसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, लेकिन इस सिलसिले में हमारी कोशिशें मुसलसल नाकामी से दो चार होती रही हैं और हमारे इस इदारे के अहम तरीन लोग
اس کے ہاتھوں ہلاک ہو گئے جو ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ ڈاکٹر شرف نامی ایک شخص جو سمندری دنیا کا بے تاج بادشاہ قرار دیا جاتا تھا ہلاک ہو چکا ہے، اور یہ سب کچھ اسی نوجوان کی وجہ سے ہوا۔ جاپان میں ہمارے چند ایسے افراد اس کے ہاتھوں ہلاک ہوئے جو سمندری معلومات کے سلسلے میں ہمارے بہترین مفادات کے حامل تھے، اور ہم وہ عظیم نقصان برداشت کرنے پر مجبور ہوئے۔ میں خاص طور سے آپ لوگوں کی توجہ اس جانب مضبوط کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ایسے کسی ادارے کو ختم کر دیا جائے اور ایسا کوئی بنیاد نہ چھوڑی جائے جس کی بنا پر ہمیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ جناب صدر، اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ان واقعات کی روشنی میں آپ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ مسٹر گائن شیورین نے ایک نظر سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی جانب دیکھا۔ ان کی کشادہ اور وسیع پیشانی پر چند شکنیں پھیلی ہوئی تھیں اور آنکھوں سے غصے کا اظہار ہوتا تھا۔ پھر وہ اپنی منمناتی آواز میں بولے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تصور کسی اور کے ذہن تک منتقل کیسے ہوا، اور کیا ہم اس بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ہمارا تمام تر طریقہ کار میں کوئی ایسی خامی رہ گئی ہے جس کی بنا پر یہ تصور دوسرے ذہنوں تک پہنچا؟ میں اس کی جواب لیچاک سے طلب کرتا ہوں۔ لیچاک نے پر ادب لہجے میں کہا، جناب والا، اس سلسلے میں چند الفاظ میں تذکرہ کر چکا ہوں۔ انسانی ذہن مختلف خیالات کا حامل ہوتا ہے۔ اس بات کے امکانات ہیں کہ وہ مہم جو جس کا نام اصل شیرازی ہے اس طرح سوچنے میں کامیاب ہو گیا ہو اور یہ اس کی اپنی سوچ ہو، اور اس سلسلے میں ہم کسی پر شبہ نہ کریں۔ ہاں، اس بات کے امکانات ہیں کہ ایک ذہن یا کچھ ذہن ایک باریک ہی انداز میں ضرور سوچ سکتے ہیں، لیکن جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ بھی ہمارے طریقہ کار سے مختلف نہیں ہے۔ اگر سمندر کی گہرائیوں میں کچھ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے تو اس کا طریقہ کار یکساں ہی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک کیا تم نے، یہ معلومات بھی حاصل کی۔ لیچاک، اس کے اپنے وسائل کیا ہیں؟ یقیناً جناب، میں نے معلومات حاصل کی ہیں۔ وہ ایک بالکل بے وسیلہ شخص ہے اور اس کے پاس سمندر کی گہرائیوں میں جانے کا کوئی ایسا ذریعہ نہیں سوائے اس نوجوان کے، اور ایک شخص پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتا ہے؟ نہیں، میں تمہاری اس بات سے اختلاف کرتا ہوں۔ جو کچھ بھی کیا جائے اس کے نتائج دوسروں کو متوجہ کرنے کے کام تو آ سکتے ہیں۔ ہمارا نظریہ فکر یہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی چیز کو نظر انداز نہ کیا جائے، اور میں آپ کی اس بات سے خوش ہوں کہ آپ نے میرے اس نظریے کو فروغ دیا ہے، اور اگر کوئی ایسی صورتحال سامنے آئی ہے تو اسے نظر انداز نہیں کیا، اور پھر ہم اسے کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں جبکہ ہمارے چند افراد بھی اس سلسلے میں کام آ چکے ہیں؟ لیچاک نے خوش ہو کر کہا، میں آپ کا طریقہ فکر جانتا ہوں جناب، اور اسی بنیاد پر میں نے ان معاملات کو نظر انداز نہیں کیا۔ در حقیقت اوشین ٹریزر کے لیے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مقصد ہے۔ ویسے تو کاروباری دنیا میں ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے اطمینان بخش ہے، لیکن اوشین ٹریزر کا قیام اسی سلسلے میں عمل میں آیا، اور ہم نے اس کے لیے جو کچھ کیا وہ ایک الگ نوعیت کا حامل ہے۔ میں اس چھوٹے مسئلے کو قطعی طور پر نظر انداز نہیں کر سکتا۔ ایسے چھوٹے چھوٹے بہت سے مسئلے مل کر ہمارے لیے ایک بڑا مسئلہ بن سکتے ہیں۔ میں آپ سے متفق ہوں اور آپ لوگوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ جاپانی نژاد صنعت کار نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ صورتحال بے حد اہم ہے۔ ہم اگر ابتدائی مرحلے میں اس صورتحال پر قابو پا لیں تو کیا ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا؟ فرانسیسی صنعت کار بولا، مقصد یہ ہے آپ کا مسٹر ڈیو یاؤ کہ اس مسئلے کو کسی شکل میں ختم کیا جائے۔